तरीके से हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री में आज 6वें भाग को कवर करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स 2026 बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, आज पार्ट 6 को कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। पार्ट क्या पढ़े थे, पार्ट 5 में क्या क्वेश्चन था, आइए चलिए थोड़ा रिपीट करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पिछले क्लास में थे, कैसे कैसे क्वेश्चन को किए थे। तो अगर प्रीवियस क्लास को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। बहुत बड़ा मतलब अब देखा जाए जिसको हम पूरी जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर हम सिलेबस को देखेंगे तो लगभग हम सारा सिलेबस में जो मेन पॉइंट थे सब कवर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका प्रोटीन होता क्या है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन नहीं, ये 3 क्वेश्चन आपका है और तीनों पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। एक आपका पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या है, ये भी एग्जाम में आया गया है पीआईक्यू में। ठीक है, एक पूछा गया है कि प्रोटीन का क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, ये भी आया है। और एक आया प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो 3 क्वेश्चन को एक में समराइज किया गया है, जो है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप एक याद करते हैं तो ये 3 क्वेश्चन के बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के प्रकार बताइए, खासकर बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पे, केमिकल नेचर के आधार पे प्रोटीन अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन या उसके प्रकार को बताइए, और साथ में प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट को दर्शाइए। यही सर क्वेश्चन था। बहुत अच्छे तरीके से हम पिछले वाली क्लास में देखे थे क्या होता है प्रोटीन। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। देखिए आज चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, 1 मिनट आपके कमेंट को देखा जाए। चलिए, अजय जी कह रहे हैं सर मैं फार्मेसी लाइन एथिक्स का पेपर स्पेशल बैक में देना पसंद करूंगा, क्योंकि कुछ भी सुधार करने को मैम से बोलो तो मैम उसको सुधारने की जगह गुस्सा होती हैं। चलिए परेशान ना होइए, मैम उसको कंटिन्यू कर रही हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आप भी कोऑपरेट करिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और आ जाएगा, क्लियर करिए। बाकी तो चीज़ें अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, अब इसको कंटिन्यू करिए, देखा जाएगा। ओके, मैम से हम बात करेंगे, मैम उसको और बेटर करेंगी, जैसा भी आप कहेंगे। तो चलिए, तो फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट हैं तो आप इस जो भी आपके कोर्सेस है ना, वहां मैसेज कर दिया करिए, वहां पे सभी के पास पहुंच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप फिलहाल क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, वॉइस वगैरह, चलिए ओके, हम बात करेंगे हम मिथिलेश सर से भी बात करेंगे, मैम से भी बात करेंगे। चलिए, चंदा जी बता भी रही है कि बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, तो फिर मतलब ऐसा नहीं है, अगर वो कह रही हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। अच्छा पढ़ाती है मैम, बिल्कुल अच्छा पढ़ाती हैं, ऐसा बात कोई टीचर्स बेकार नहीं पढ़ाता है, बस थोड़ा सा आप मैम को बताइए कि मैम चीज़ों को कोऑपरेट करें आप, क्योंकि बहुत सारे लेंथी है, लैंड एथिक्स छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस उसमें है, बहुत बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, और मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा कवर करना, अच्छे तरीके से समझाना। तो आप भी लोग उनसे बताइए कि मैम थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो जरूर सॉल्व करेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिलहाल कैसे बताएंगे, चलिए देखा जाएगा, हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ओके, तो देखते हैं प्रोटीन, ये क्लास हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, ये कल का क्लास है, और एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, इसको सरसरी निगाह से देखते चलते हैं कि क्या है प्रोटीन। हम बताए थे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा लिखा था कि दीज अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर इन ए चेन, ये अमीनो एसिड होते हैं ना, एक चैन की तरह आपस में जुड़े होते हैं। ओके, और जब जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी में, उसी हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा लिखा है कि प्रोटीन जो होता है मसल्स को बिल्ड करने के लिए, बॉडी के पार्ट को रिपेयर करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने के लिए, और हमारे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। किसके ग्रोथ? हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारे बॉडी के ऊर्जा के लिए, और हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल में आपको बताया था हीमोग्लोबिन। अब हमको पता है हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में, जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक,
क्रिएटिन भी एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में, हमारे स्किन में पाया जाता है, जो उनको मजबूती प्रदान करता है। आप जो शैम्पू लगाते होंगे कोई अच्छी शैम्पू, तो उसमें क्रिएटिन मिला होता है। क्रिएटिन क्यों मिलाते हैं? क्योंकि आपके बालों को अच्छा करता है वो। ओके, चलिए। एंटीबॉडीज भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम का ही इम्यून सिस्टम से बना होता है, और ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम्स हमारे बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उससे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है टू द बॉडी फॉर हार्मफुल जर्म। हानिकारक जर्म जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है ये एंटीबॉडीज। और एक्टिन मायोसिन, ये प्रोटीन जो होते हैं हमारे मसल्स में होते हैं, इन मसल्स दैट हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिन मायोसिन। तो अगर आप इसके बारे में डिफाइन करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं अगर डिफाइन कर पा रहे हैं, आपको टफ लग रहा है, तो खाली जो हेडिंग जिसको हम अंडरलाइन डार्क में किए हैं, जैसे एग्जांपल में आप हीमोग्लोबिन लिख दीजिएगा, क्रिएटिन लिख दीजिएगा, एंटीबॉडीज लिख दीजिएगा, एक्टिन और मायोसिन लिख दीजिएगा, बस इतना लिख देंगे तब भी सही है। अगर आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको टफ लग रहा है, तो प्रोटीन क्या होता है पहले ये बता देंगे, उसके बाद हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, एंटीबॉडीज, एक्टिन, मायोसिन, इतना भी लिख देंगे तब भी सही है। ओके, चलिए। क्लासिफिकेशन में आपको बताए थे कि प्रोटीन, देखिए क्लासिफिकेशन में आपको बताए थे यहां से लिखना है जहां से हम स्टार लगाए हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जैसा रहेगा याद करके लिख दीजिएगा। ऊपर यही बताया गया प्रोटीन है क्या, फिर से बताया गया है क्लासिफिकेशन में भी कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स है जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दे आर एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। वही बात लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी जो टिश्यू ऊतक हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर के लिए बहुत आवश्यक होता है प्रोटीन, ठीक। डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर प्रोटीन को अलग भिन्न भिन्न टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोटीन को अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। दीज इंक्लूड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ये जो क्लासिफिकेशन इसमें शामिल है, शेप के आधार पे, मतलब उसके आकार के आधार पे, बनावट के आधार पे, कंपोजिशन उसके संगठन के आधार पे, और बायोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे इसको बांटा गया है। तीनों को बहुत अच्छे से हम समझा दिए थे कल के आधार पे। ओके, तीनों में क्या बताए थे, शेप के आधार पे इसको दो प्रकार में बांटा गया है, और ये सबसे कॉमन मेथड है। एक है फाइब्रस, एक है ग्लोबुलर। क्या है? ग्लोबुलर। कहा गया? ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस और ग्लोबुलर। नाम है फाइब्रस, ठीक है। तो प्रोटीन है लॉन्ग फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक, मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये पानी में आघुलनशील होता है, ठीक है। और जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होती हैं, उनका एक स्ट्रक्चरल घटक होता है, मतलब एक संरचनात्मक घटक होता है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है ये फाइब्रस प्रोटीन। ओके, एग्जांपल में क्रिएटिन, कोलेजन, इलास्टिन। क्रिएटिन हमारे बालों में पाया जाता है, कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज एंड बोन्स में, उनको स्ट्रांग पहुंचाता है, बनाता है। और इलास्टिन जो होता है ये लिगामेंट और स्किन में पाया जाता है। क्लियर? ये बेसिक चीजें था जिसको आपको अच्छे से आ गया फाइब्रस। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, क्रेटिन, कोलेजन, इलास्टिन। ओके, डायग्राम आपसे कहे थे बनाने के लिए, डायग्राम बना लीजिएगा फाइब्रस प्रोटीन का। ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आइए देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये गोले के आकार का स्फेरिकल या फिर ग्लोब लाइक इन शेप का होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देखिए हम आपके चैटिंग को देख नहीं पा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है ना, एक बार चेक कर लें। हमें थोड़ा डाउट है, आज मेरे मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा, क्या बताया जाए। आप हमसे कुछ भी पूछिए, हम आपके चैटिंग को नहीं देख पा रहे थे जब क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है? हम आपकी चैटिंग को देख पा रहे थे, अभी जो पढ़ा रहे थे आ रहा था सही से? जो अभी हम पढ़ा रहे थे क्या वो सही से चल रहा था? वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा था? चलिए, हरिश्चंद्र जी कंफर्मेशन के लिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, बीच बीच में पूछा करेंगे, थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि आज आपकी चैटिंग नहीं दिख रहे हैं हमें क्लास लेते वक्त, हमें पता नहीं चल रहा है कि आप को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। आप भले चैटिंग करेंगे लेकिन उसको हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो स्फेरिकल ग्लोब लाइक इन शेप के होते हैं, मतलब गोलाकार आकार के होते हैं, गोलाकार या ग्लोब जैसे आकार के होते हैं। जैसे कि पता है ग्लोबुलर, नाम है ग्लोबुलर तो गोलाकार। और जो ग्लोबुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, पानी में घुलते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब जब वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो देख हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो वाटर में ही काम करते हैं, ब्लड भी एक लिक्विड है,
ठीक है, अगर प्रोटीन ब्लड में नहीं डिजॉल्व होगा तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो दे परफॉर्म फंक्शनल रोल इन द बॉडी, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है। अब ब्लड हमारा लिक्विड है, अब ये पानी में अगर नहीं घुलता ग्लोबुलर प्रोटीन तो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता, कैसे ट्रांसफर करता। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंजाइम जैसे एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया और बहुत सारे ऐसे एंजाइम हो गए जो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इतना सब आपको पढ़ लीजिएगा। ये आपको शेप के आधार पे, शेप के आधार पे हम आपको बताए हैं दो तरह के, एक ग्लोबुलर एक फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस पानी में नहीं घुलता है, ग्लोबुलर घुल जाता है। ठीक, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे बात करें तो तीन प्रकार के, सिंपल प्रोटीन और उसके बाद कंजुगेटेड और उसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल मतलब वही सरल प्रोटीन जिसको कहते हैं जो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो अंडे के व्हाइट वाले पार्ट में पाया जाता है, ग्लोबुलिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक, कंजुगेटेड प्रोटीन जो अमीनो एसिड और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, ये क्या करता है, अमीनो एसिड के साथ मिलकर, प्रोटीन के साथ मिलकर इसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। अब एग्जांपल में जैसे हीमोग्लोबिन, तो प्रोटीन है तो उसके साथ साथ आयरन ग्रुप भी है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन है, इसके साथ शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं जिनमें अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। उसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन की बात करें, जो फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन। ये सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है, मतलब उनके टूटने से बनता है। पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस, ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस ये एग्जांपल है ड्राइव्ड प्रोटीन के। तो आपको केमिकल कंपोजिशन के आधार पे तीन प्रकार में बांटा गया, एक आपका है सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड और तीसरा ड्राइव्ड। तीनों को देख लीजिएगा, कल पढ़ा दिए थे। बाकी फंक्शन के आधार पे यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन हम कहेंगे अगर दो भी लिख देंगे आप ना, देखिए 4 5 6 है, अगर ये दो को भी अच्छे से लिख देंगे तब भी सफिशियंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी दो बता चुके हैं, शेप के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताना है, उसके कार्य को बताना, उसके उदाहरण को बताना है। पहला है संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब इसका काम क्या है, तो ये जाहिर सी बात है, जब स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, संरचना और सहारा प्रदान करते हैं, हमारे बॉडी के लिए संरचना और सहारा प्रदान करते हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एग्जाम्पल में कोलेजन हो गया, केरेटिन हो गया, ये आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात करें, अब एज एंजाइम की तरह काम करते हैं, एक्ट एज एंजाइम टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। अब एंजाइम क्या करता है, जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें स्पीड अप कर देता है, उन्हें बढ़ा देता है। तो रासायनिक अपक्रियाओं को तेज करने के लिए एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं ये एंजाइमेटिक प्रोटीन। एग्जाम्पल में पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब बहुत, ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे, जब हम स्टार्च लेते हैं या फिर जो खाना खाते हैं उसको किस तरह से बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे बहुत आसानी से सेल में एब्जॉर्ब होकर हमें ऊर्जा मिल जाता है। ओके, तो यहाँ दो प्रोटीन बताए, इतना ही लिख देंगे, दो तभी सफिशियंट है फंक्शनल, इसमें बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पे। बाकी आपको जो इजी लगेगा, हार्मोन प्रोटीन देख लीजिएगा, इसको भी बताए थे कि जो एज ए हार्मोन की तरह काम करे, इंसुलिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो पदार्थ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे हमारे बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफेंसिव प्रोटीन जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है, इम्यूनिटी से बचाता है, जैसे एंटीबॉडीज, ये डिफेंसिव प्रोटीन होता है। तो इसके बारे में जो भी आपको 2-3 लाइन याद रहे, 3 ही पार्ट अगर याद रहे तब भी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड आप देखे थे, अमीनो एसिड जो होता है ये छोटे मालिक्यूल होते हैं जो लेट लाइक बीट टू फॉर्म प्रोटीन, ये मोतियों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। नियर अबाउट आन के चलिए तो कितने 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड का कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे CH ग्रुप है बीच में, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे COH, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, बीच में कार्बन है, अल्फा कार्बन, और यहाँ पे आपका क्या है, अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ये अपोजिट लिखा है ना, मिरर इमेज है, NH2 ग्रुप है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ये जो सारा कहानी इसी का स्टार्ट है, ये जो आपके बीच का कार्बन है, यहाँ पे जो R एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R, यही हट करके कुछ ना कुछ ऐड होगा और नया नया अमीनो एसिड बनता चला जाएगा। यहाँ CH3 ऐड हो जाएगा, यहाँ बेंजीन ऐड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O ऐड हो जाएगा, यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं और वही नए नए प्रोटीन बनते चले जाते हैं। ठीक है, नए नए अमीनो एसिड बनते चले जाते हैं। तो अमीनो एसिड छोटे मालिक्यूल होते हैं जो बीड की तरह, मतलब मोतियों की तरह आपस में कनेक्ट होकर प्रोटीन बनाते हैं।
बिना अमीनो एसिड के हमारा बॉडी कैन नॉट बिल्ड मसल्स, हमारा बॉडी मसल्स बिल्ड नहीं कर सकता, घाव को नहीं बढ़ सकता, हमें स्वस्थ नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए देखिए 2-3 तरह का बताए थे आपको जो याद रखना है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल ध्यान दीजिए, एसेंशियल वे एसेंशियल जिसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम स्टार लगा रहे हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दे ज्यादा अच्छे से होगा। 1 मिनट। जिसपे स्टार लगा रहे हैं जैसे हिस्टीडीन, ठीक है, लाइसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया और वेलिन हो गया। इसको आपको नहीं भूलना है, हिस्टीडीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन और ल्यूसीन और वेलिन, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। यहाँ की बात करें नॉन एसेंशियल में तो एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। और एक कंडीशनली एसेंशियल की बात करें तो यहाँ पे सिस्टीन याद कर लीजिएगा, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन। ओके, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना ही आपको लिखना है, अच्छे तरीके से फोकस करना है। एसेंशियल में हिस्टीडीन, लाइसिन, फिनाइल एलिनिन, ल्यूसीन और वेलिन, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल मतलब आवश्यक है, ठीक है, इसे हमें अपने डाइट से प्राप्त करना होता है। नॉन एसेंशियल जो हमारा बॉडी थोड़ा बहुत खुद बनाता है, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। और कंडीशनली एसेंशियल मतलब जब हमें कभी एक्स्ट्रा की आवश्यकता पड़े अमीनो एसिड की तो यहाँ पे सिस्टीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन और ग्लाइसिन आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो आज की क्लास है, वो तो हम कल का बता रहे थे, आज की क्लास को देखते हैं टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमसे का क्वेश्चन पूछा था अमीनो एसिड क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, वो भी केमिकल नेचर के आधार पे, यही तो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि अमीनो एसिड क्या होता है, कहां गया, अमीनो एसिड क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर एंड डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, उसके केमिकल नेचर के आधार पे आपको बताना है कि अमीनो एसिड क्या है। चलिए अच्छे से बताते हैं केमिकल नेचर के आधार पे क्या है। ठीक है, चलिए तो केमिकल नेचर के आधार पे बात करने से पहले एक बार फिर चेक कर लें क्या वाइस वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। एक बार क्लियर कर दीजिए वाइस वगैरह सब कुछ आ रहा था, एक बार क्लियर कर दीजिए रिवाइस वगैरह सब कुछ आ रहा है। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ ऐसे बीच बीच में क्लियर करते रहिए जिससे पता रहे कि हाँ वाइस वगैरह आ रहा है। चलिए चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और बाकी चीजों को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए मैक वगैरह तो सब कुछ लगा ही है ठीक ठाक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक प्रकृति के आधार पे इसको बांटा गया है अमीनो एसिड को, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखिए केमिकल नेचर में क्या कर देगा, ज्यादा ज्यादा क्या कर देगा, हमें पता है कि ये CH हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और यहां हो गया NH2 अमीनो ग्रुप। ठीक है, और यही जो आपका R है, सारा खेल इसी का तो है, इसी की वजह से तो केमिकल नेचर हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये जो आपका ये स्ट्रक्चर किसका है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यही आप देखेंगे जो हम कल पढ़ाए थे, यहाँ पे NH2 हो गया, CH हो गया, COOH हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ R, तो यही स्ट्रक्चर किसका है, अमीनो एसिड का। अब देखिए कह रहा है कि केमिकल नेचर के आधार पे बात करें क्लासिफिकेशन, तो साइड चेन जो R ग्रुप है ना, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, इसके आधार पे ही कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखिए, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, तो यहाँ पे प्रकार की बात करें तो नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरे, फोबिया मतलब जो डरना। ठीक है, तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होंगे। इसके विवरण की बात करें तो जो डू नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, पानी से जिसको डर लगे। दो टर्म आता है फोबिक और फिलिक, फोबिक का मतलब डर, फोबिया कहते नहीं, फोबिया है भैया उसको पानी से फोबिया, उसको हवा से फोबिया हो गया, उसको डर लगता है हवा से, उसको पानी से डर लगता है। तो ऐसे ही नॉन पोलर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट इंटीग्रेट विद वाटर। एग्जाम्पल में इसमें से जो भी आसानी से दो याद हो जाए, दो याद कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं, दो आपको याद करना है, लगा लीजिए, चाहे आप एलिनिन वैलिन याद कर लीजिएगा, चाहे प्रोलिन याद कर लीजिएगा, फिनाइल एलिनिन याद कर लीजिएगा, दो आप अपने मन से दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है, दो से कम मत लिखिएगा, एक मत लिखिएगा, दो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, खाली आपको बस चार टेबल बना करके बताना है। ठीक, चलिए दूसरा है पोलर हाइड्रोफिलिक, फिलिक आ गया ना, अभी फोबिक आया था, मतलब पानी से जो डरता हो, पानी के साथ रिएक्ट ना करता हो, और फिलिक जो पानी के साथ ही रिएक्ट करना उसको अच्छा लगता है।
तो पोलर हाइड्रोफिलिक आ गया, इंटरेक्ट विद वाटर, जो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, आप जो भी आपको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे टायरोसिन हो गया, एस्पार्जिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, सिस्टीन हो गया। तो ये आप यहाँ पे जो पोलर हाइड्रोफिलिक होते हैं उनके बारे में अच्छे से बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले नॉन पोलर, उसके विवरण में आप बताइएगा जो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल में ये। कुछ पोलर बता दीजिएगा जो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके नाम यहाँ दिए गए हैं, इसको लिख दीजिएगा। कुछ एसिडिक होते हैं, अम्लीय, अम्लीय होते हैं जिसमें कैरी निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, निगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी को पता है कि H+ और Cl- भी होता है इसमें, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, जहां कहीं बेस मिला उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं एसिडिक होते हैं, निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, नकारात्मक आवेश धारण करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये आपके एसिडिक अम्लीय होते हैं। ओके, चलिए अब क्षारीय की बात करें। क्षारीय तो कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव लेके चल रहा है तो यहाँ पे भाई पॉजिटिव चार्ज को लेके चलेगा, सकारात्मक आवेश धारण करते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लेके चलेगा। लाइसिन, आर्जिनिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पहले आपको बताया नॉन पोलर, जो पानी से डरता हो, पानी के साथ रिएक्शन ना करता हो। पोलर जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जो पानी के साथ इंटरेक्ट करता ही है, टायरोसिन, एस्पार्जिन इसके एग्जाम्पल हैं। एसिडिक अम्लीय जो निगेटिव चार्ज को कैरी करता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड। और बेसिक क्षारीय जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, जैसे लाइसिन, आर्जिन। ठीक, आगे देखते हैं, बस यही बचा है। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन, कंटेन बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग शामिल है, वो एरोमेटिक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको बता दे रहे हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए। मिनिमम 3 करिएगा, उसके बाद जितना याद हो जाए उतना लिख दीजिएगा, 3 से कम मत लिखिएगा, मिनिमम 3, उसके बाद जितना याद हो जाए उतना लिखिएगा, ठीक है। जब भी आपसे अगर हाँ आपसे खाली क्लासिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको पूरा लिखना होगा, लेकिन आपके साथ प्रोटीन के साथ पूछ रहा है कि अमीनो एसिड की बताइए केमिकल नेचर के आधार पे, तो आप बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको छोटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो हम कहाँ पे थे, बेसिक हो गया था। एरोमेटिक, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग शामिल होते हैं, फिनाइल एलिनिन नाम भी है, टायरोसिन हो गया, यहाँ जो आर ग्रुप है ना वहाँ बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग, जहाँ सल्फर ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिसमें कंटेन सल्फर एटम, जिसमें सल्फर परमाणु होते हैं। मिथायोनिन, सिस्टीन, इसमें सल्फर होते हैं। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड जिसके मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप जुड़ जाता है। एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें शामिल होता है, जैसे सीरीन, थियोनिन, टायरोसिन। ओके, तो ये कुछ थे जिसको आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। एक हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं, सीरेन, थायरोनिन वगैरह। सल्फर कंटेनिंग जिसमें सल्फर शामिल होता है, सिस्टीन, मिथायोनिन वगैरह। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन होता है, फिनाइलएल्यूनिन वगैरह। क्षारीय बेसिक जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, लाइसिन वगैरह। एसिडिक जो होता है, अम्लीय जो निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, एस्पार्टिक एसिड। और पोलर हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ प्यार करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, जैसे टायरोसिन हो गया। और नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक जो पानी से इंटरेक्ट नहीं करते, वो ये है। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 7 बताया है, 7 में से अगर 5 भी याद करके लिख दे रहे हैं तो अभी सफिशियंट है, 5 तो याद हो ही जाएगा आराम से। क्या ये हो जाएगा, ठीक है, क्या ये हो जाएगा तो हम क्वालिटेटिव टेस्ट पे आए। क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अच्छा हाँ यार, चैट कहाँ आना है, क्योंकि हम चैट को पहले देखें तभी तो। 1 मिनट, चैट को देखने दीजिए। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो अभी बताए थे केमिकल नेचर के आधार पे। चलिए बहुत अच्छा, इसको देख लीजिएगा इसमें से। अरे काहे अंसारी जी, क्यों नहीं होगा, आप नो सर बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब बहुत टफ लग रहा है क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको याद कर लीजिएगा, 5 भी अगर आप याद करके लिख देंगे तभी बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। सर बहुत ज्यादा बड़ा दे रहे हैं आप, कितने याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए सर प्लीज। प्रिंस विश्वकर्मा जी इंपॉर्टेंट ही बता दे रहे हैं, और ये भी बता दे रहे हैं कि आपको सारा नहीं याद करना, 7 बताए थे, 7 में से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वही 2 याद कर लीजिए, ठीक है, वही 2 याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। अर्पित जी आपकी बात को भी हम देख रहे हैं लास्ट क्लास में, देखते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको केमिकल नेचर के आधार पे
अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बता दिए, जहां पे आप देखिए नॉन पोलर कैटेगरी में, पोलर। अब ये पे जो बता रहे हैं ना, ये सब अटैच होते हैं, जुड़ते हैं कि ऐसे बताइए कैसे पता चला कि पोलर है, कैसे पता चला कि एसिडिक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आर ग्रुप है, अगर जूम करके दिखाएं, ये आपके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो आर है ना साइड चेन, यही आर हट करके ये यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर, एरोमेटिक, ठीक है, एसिडिक, बेसिक, सब यहीं पे जुड़ जाते हैं। और ये जो अमीनो एसिड बनता है उसका एक नाम हो जाता है, चाहे लाइसिन, चाहे फिनाइलएलेनिन, चाहे टायरोसिन, इसी पे डिपेंड करता है, इस आर पे। ओके, इसी के हिसाब से इसको कैटेगरी में रखा गया अलग अलग, और वही आप अभी पढ़ के आ रहे हैं। अच्छी बात है कि डायग्राम आपको नहीं बनाना, वो बी फार्म वालों को बनाना होता है, आपको नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के गुणात्मक परीक्षण, प्रोटीन का गुणात्मक परीक्षण ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। क्वालिटेटिव टेस्ट गुणात्मक परीक्षणों का उपयोग किसी नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन ए सैंपल। हमारे सैंपल में एक आइडेंटिफाई किया गया कि उसमें अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है। गुणात्मक परीक्षणों का उपयोग किसी सैंपल में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने तथा विशिष्ट अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक, दीज आर कलर बेस्ड टेस्ट परफॉर्म इन लैब। ये प्रयोगशाला में किए जाने वाले रंग आधारित परीक्षण होते हैं। चाहे लिमिट टेस्ट हो, चाहे क्वालिटेटिव टेस्ट हो, ये सब टेस्ट हम कलर से ही ऑब्जर्व करते हैं। वो कलर ही बताता है कि हाँ हमारे पदार्थ में ये प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी तरह का एक प्रोटीन का भी क्वालिटेटिव टेस्ट है। आइए उसके नाम को देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला, अगर अपने कॉपी पे लिख रहे हैं, बारवेट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला आप लिख लीजिएगा बारवेट टेस्ट। उसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा विलियम्स टेस्ट। तीसरा क्या होगा, लेड सल्फाइड टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेड सल्फाइड टेस्ट हो गया, मिलियंस टेस्ट हो गया और बारवेट टेस्ट हो गया। ओके, और उसमें बहुत अच्छे से पढ़े थे आप। कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन टेस्ट था, ठीक है, फेलिन टेस्ट था, मोलिस टेस्ट था, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट में पढ़ चुके हैं। ये आप पढ़ रहे हैं प्रोटीन का। अब बारवेट टेस्ट में क्या होता है प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट में, आइए देखते हैं कि बारवेट टेस्ट में हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल में प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है कि भैया हमें प्रोटीन पता करना है। और प्रोटीन कैसे पता चलेगा, डिटेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड, जी हाँ, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाने के लिए। पेप्टाइड बॉन्ड का क्यों, जैसे हम बताए थे कि वहां पे पॉलीसैकेराइड जब कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलता है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है। जैसे आप माल्टोज के स्ट्रक्चर में देखे थे, तो जो बॉन्ड बना था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ऐसे ही प्रोटीन जब कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वहां भी बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, टेक्निकल टीम का फोन आ रहा है। हेलो, बताइए। हाँ हाँ, क्लास ले रहे थे, तो ये नोटिस उस तरह से किए थे ना कि जैसे ऐप पे ओटीपी आ नहीं रहा था, तो इसी सिस्टम से ही किए थे। मतलब हाँ, इसमें तो हो रहा था तो इससे ही किए थे, लेकिन हम यहाँ पे चैटिंग वगैरह नहीं देख पा रहे हैं। मतलब बस क्लास लेते चले जा रहे हैं और स्टूडेंट से मतलब बीच बीच में पूछ ले रहे हैं कि मतलब सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। इस तरह से क्लास चल रहा है, लेकिन हम खुद नहीं देख पा रहे हैं चैटिंग वगैरह। ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है या फिर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बच्चे ही कंफर्म कर रहे हैं। तो हम कहे आज किसी तरह करते हैं, फिर कल इसको देखते हैं कैसे सही होगा, या फिर शाम को देखते हैं। हाँ, अभी हम लाइव क्लास में हैं। अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलिए, तो हम बारहवीं टेस्ट देख रहे थे। बारहवीं टेस्ट क्या है, देखिए वॉइस वगैरह आ रहा ना क्लियर, एक बार फिर से देख लें। चलिए, वॉइस वगैरह आ रहा ना क्लियर। वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए चलिए, ठीक है, हाँ बता दिया करिए बस थोड़ा सा। ओके ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम बात करें बारवेट टेस्ट। बारवेट टेस्ट में क्या होता है, हम पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाने। पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं वो पुल है जिससे कई सारे प्रोटीन जुड़े हैं, कई सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं। जैसे कई सारे जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाए थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, वैसे ही कई सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं कुछ तो बॉन्ड होगा, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का अगर पता चल जाएगा तो इससे ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन हमारे पदार्थ में है। अब क्या प्रक्रिया है, तो ऐड बायरोवेट रिएजेंट, हम बायरोवेट रिएजेंट लेंगे, अभिकर्मक लेंगे। क्या होगा बायरोवेट रिएजेंट, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो रिएजेंट आप बताइए या तो रिएजेंट ना बताइए। ठीक है, रिएजेंट अगर आपको याद है तो एग्जैक्ट सही याद होगा तभी बताइएगा। जैसे हम आपको कार्बोहाइड्रेट में रिएजेंट नहीं बताए थे, ठीक है, रिएजेंट आपको नहीं बताए थे, चाहे फिलिंग टेस्ट हो जाए, चाहे आपको आयोडीन टेस्ट था उसमें रिएजेंट, आयोडीन में तो चलिए आयोडीन डाल दिए, स्टार्च का पता चल गया, एग्जैक्ट हम रिएजेंट नहीं बताए हैं, लेकिन चलिए अगर आपको याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है। प्रक्रिया में हम बायरोवेट रिएजेंट को ऐड करेंगे सैंपल में, जो कि मिक्सचर होगा कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होगा, यही इसका बायरोवेट रिएजेंट है, इसको हम प्रोटीन सॉल्यूशन में मिलाएंगे। ठीक है, अब प्रोटीन सॉल्यूशन का मतलब मिलाने का मतलब कि हम पहले क्या लिए देखिए, हम जब भी कोई टेस्ट लेते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ले लिए, हमें पता करना है कि हमारे सैंपल में प्रोटीन है कि नहीं है, तो हमने सैंपल ले लिए, सैंपल में हम क्या मिलाए, सैंपल का नाम लिए प्रोटीन सॉल्यूशन, उस सैंपल को ले लिए, चलिए हम सैंपल लिख दे रहे हैं, इसमें मिला दिए हम कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इस सैंपल में मिला दिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बायरोवेट रिएजेंट था इसको मिला दिए। अब क्या होगा, मिला देने के बाद प्रोटीन में पेप्टाइड बंधों का पता लगाना, प्रोटीन घोल में बायरोवेट अभिकर्मक कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिश्रण मिलाया जाता है, मिला दिए। अब पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, वायलेट या पर्पल कलर एपियर, वायलेट या पर्पल कलर। अगर कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन इज प्रेजेंट, अगर वायलेट या पर्पल कलर आएगा तभी प्रोटीन प्रेजेंट है। बैगनी या फिर जामुनी रंग दिखाई देना, बैगनी या फिर जामुनी रंग दिखाई देना प्रोटीन उपस्थिति का एक इंडिकेट है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से बैगनी या जामुनी रंग, जामुनी रंग क्या होता है, अच्छा जामुनी रंग मतलब जामुन जो आते थे ना पहले, अभी भी आते हैं, जामुनी रंग उसको कहते हैं, पर्पल कलर ना, जामुनी रंग को क्या कह रहा है इस हिंदी में, पर्पल कलर, अच्छा पर्पल का मतलब जामुनी होता है, चलिए अच्छी बात है। तो पॉजिटिव बायरोवेट टेस्ट, यहाँ पे जामुनी कलर जो है, पर्पल कलर जो है यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, जिससे पता चला कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अगर यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है तो निगेटिव बायरोवेट टेस्ट, मतलब यहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है। तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल टेस्ट था, जहाँ पे बायरोवेट टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन का पता लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य था पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाना, बायरोवेट रिएजेंट मिलाए अपने सैंपल में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिलाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वायलेट या पर्पल कलर दिख जाएगा, अगर दिख जाता है तो हमारे सैंपल में पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ये डायग्राम आपको बनाना मस्ट है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। क्या बायरोवेट टेस्ट आपको समझ में आया, एक बार क्लियर कर दीजिए, बायरोवेट टेस्ट समझ में आया, बताइए बायरोवेट टेस्ट समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बायरोवेट टेस्ट समझ में आया, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बायरोवेट टेस्ट में आप क्या देखे कि हम यहाँ पे बायरोवेट रिएजेंट लिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस उसी को अपने सैंपल में, जो हमारा सैंपल था जिसका पता लगाना था कि प्रोटीन है कि नहीं, उसे मिला दिए। धीरे धीरे देखिए जामुनी रंग मतलब पर्पल कलर दिख जाएगा, वही हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन प्रेजेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। वंदना गुप्ता जी कह रहे सर फिर से समझा दीजिए, चलिए भैया जल्दी समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जल्दी से, बहुत टाइम लग जाता है ना समझाने में, लेकिन चलिए बिल्कुल समझ में आना चाहिए सभी को। हम गुणात्मक परीक्षण पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कुछ रिएक्शन करा के देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आपको पता लगाना है कि हमारा प्रोटीन है कि नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम बायरोवेट टेस्ट करते हैं, एक परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाना, तो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड होता है जहां से कई सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे खंड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, या प्रोटीन इनसे बना होता है, तो जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये पेप्टाइड होता है, तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड का अगर पता चल गया तो प्रोटीन का पता चल जाएगा। तो क्या प्रक्रिया है, कैसे पता करेंगे, तो कुछ बायरोवेट अभिकर्मक होते हैं, रिएजेंट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर, इसको अपने सैंपल में जो प्रोटीन सॉल्यूशन जिसे कह रहे हैं उसमें मिला देंगे। ठीक है, हमें पता करना ना प्रोटीन है कि नहीं है, तो अपने सैंपल में मिला देंगे।
मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ये कलर आएगा वायलेट या फिर पर्पल कलर दिख जाएगा। अगर वायलेट या पर्पल कलर, बैगनी या जामुनी रंग दिखाई दे गया, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर नीला रंग आ गया, ब्लू कलर आ गया, तो प्रोटीन एब्सेंट है। ये दोनों डायग्राम बना के आइएगा। कलर आपको बना करके आना है पेन से ही, कलर आपको दोनों पेन से बना के आना है, ब्लू कलर का दोनों बनाना है। बस आपको लिख देना है कि ये ब्लू कलर है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया पर्पल कलर। भले ही आप ब्लू से बना के आए हैं, आप ब्लू कलर या पर्पल कलर, हाँ अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल स्केच वगैरह से यूज करेंगे तो मतलब गलत हो जाएगा, तब भी आपका सही रहेगा, लेकिन काफी खराब हो जाती है। डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा है तो जो पेंसिल वाला आता नहीं, पहले आर्ट वाला मोम वाला जो आता था कलर, थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से। ओके, ध्यान रखिएगा। तो बारहवें टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं दूसरा, मिलियंस टेस्ट। मिलियंस टेस्ट, मिलियन परीक्षण, ठीक है। मिलियन परीक्षण क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, टायरोसिन अमीनो एसिड, ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड का पता करना। टायरोसिन अमीनो एसिड का पता करना, ठीक है, हमारे पदार्थ में टायरोसिन अमीनो एसिड है कि नहीं है। तो प्रक्रिया में लेंगे ऐड मिलियंस रिएजेंट एंड हीट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम मिलियंस रिएजेंट को लेंगे, जो मिलियंस अभिकर्मक है उसको लेके सॉल्यूशन को हीट कर लेंगे। जो भी सैंपल है उसमें हम मिलियंस रिएजेंट लेंगे और सॉल्यूशन को हीट कर लेंगे। रिजल्ट क्या आएगा, रेड कलर का फॉर्मेशन, रेड कलर का फॉर्मेशन शो करेगा। अगर रेड कलर आ जा रहा है तो टायरोसिन प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन में। ओके, टायरोसिन की उपस्थिति का पता लगाना। टायरोसिन एक तरह का प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। मिलून अभिकर्मक मिलाकर घोल को गर्म किया जाता है, लाल रंग का निर्माण होता है, प्रोटीन में टायरोसिन उपस्थिति है। एकदम सिंपल, ऐसे ही लिखते चले जाना है, ठीक है। मिलियन रिएजेंट होते क्या है ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। डायग्राम जरूर बनाइएगा, ये डायग्राम है, एक ही बनाना है, ठीक है। आप खुद देख पा रहे हैं किस तरह से रेड कलर दे देगा अगर टायरोसिन प्रेजेंट है। यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब कि हमारे पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर से देखिए, बायो टेस्ट हो गया। मिलियन टेस्ट में हम क्या किए हैं कि टायरोसिन अमीनो एसिड का पता लगाने के लिए किए, मिलियंस रिएजेंट डाल दिए और उसको अपने सॉल्यूशन में धीरे धीरे हीट कर लिए। जैसे गर्म किए, धीरे कुछ देर बाद आप देखेंगे लाल कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। जैसे ही रेड कलर आएगा हमें समझ में आ जाएगा टायरोसिन प्रेजेंट है, ठीक। चलिए, टायरोसिन प्रेजेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा। तो बारहवें टेस्ट बताए, मिलियंस टेस्ट बताए, एक टेस्ट और बता दे रहे हैं, लेड सल्फाइड टेस्ट। लेड सल्फाइड टेस्ट क्या है, जिसको हम सल्फर टेस्ट कहते हैं। लेड सल्फाइड टेस्ट जिसको हम सल्फर टेस्ट कहते हैं, ये क्या है आइए देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, डिटेक्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथायोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन और मिथायोनिन का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। सल्फर जिसमें सल्फर शामिल हो, अमीनो एसिड जिसमें सल्फर शामिल हो, जैसे सिस्टीन और मिथायोनिन, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें सल्फर अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर शामिल होता है। इनका पता लगाने के लिए हम लेड सल्फाइड टेस्ट, सल्फर टेस्ट करते हैं। क्या प्रक्रिया है, बॉयल द सैंपल, जो हमारा सैंपल है जिसका पता करना है उसको बॉयल करेंगे, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। अपने सैंपल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल कर लेंगे। देन ऐड लेड एसीटेट, और उसमें लेड एसीटेट यूज कर देंगे, ठीक है, उसी में हम लेड एसीटेट यूज कर देंगे। सोचिए, सैंपल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे और लेड एसीटेट को हम उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। लेड के जो अयस्क होते हैं उसको हम ऐड कर देंगे। पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड फॉर्म, मतलब ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, ब्लैक प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब आघुलनशील पदार्थ। ओके, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर प्रेजेंट, यहाँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा। सल्फर युक्त अमीनो एसिड अम्ल जैसे सिस्टीन और मिथायोनिन की उपस्थिति का पता लगाना। नमूने को मतलब सैंपल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालें, फिर उसमें लेड एसीटेट मिला दें, ठीक है। लेड एसीटेट जब मिला देंगे उसके बाद देखिएगा लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बन जाएगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि बताएगा कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड उपस्थित है। कैसे बनाएगा, डायग्राम कहाँ है, हाँ डायग्राम यही वाला है, लेड सल्फाइड टेस्ट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ नीचे देखिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, आघुलनशील पदार्थ। यहाँ नीचे काले कलर का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, काले कलर का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, जिससे हमें पता चल गया कि लेड यहाँ पे जो है सल्फर युक्त अमीनो एसिड प्रेजेंट है। यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फाड्रिल ग्रुप, मतलब सल्फोनिल ग्रुप या फिर सल्फर ग्रुप। हमारे जैसे एग्जांपल में सिस्टीन, एग्जांपल में जैसे सिस्टीन, अब ये सिस्टीन की बात करें अगर, तो इसमें जाहिर सी बात है सल्फर ग्रुप होता है। और हम बहुत अच्छे तरीके से लेड सल्फाइड टेस्ट से ये पता लगा लिए कि हमारे सब्सटेंस में सल्फर ग्रुप है। कैसे पता लगाए,
सैंपल को बॉयल कर लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसी में लेड एसीटेट मिला दिए। लेड एसीटेट जैसे मिलाएंगे आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, लेड सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। ओके, इससे ये पता चला कि जो हमारा अमीनो एसिड है इसमें सल्फर ग्रुप शामिल है, अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे आप ये वाला पीपीटी को आप दिखा दीजिएगा एग्जाम में अच्छे से बना करके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आप तीनों देख लिए, एक बायरवेट टेस्ट देखिए, एक मिलियन टेस्ट देखिए और तीसरा आपको लेड सल्फाइड टेस्ट देख लिए। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। क्या यहां तक क्लियर हो गया हो, कमेंट बताइए। क्या यहां तक का क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छा, बहुत इजी पॉइंट है, एकदम आराम से समझिए, बहुत डिटेल्स में नहीं बताया गया है, एकदम अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्लास वर्क बहुत लंबी चला जाएगा। आइए, एक क्वेश्चन कराने में काफी टाइम लग जा रहा है क्योंकि पूरा डिटेल्स हो गया ना, पूरा सिलेबस कवर हो गया इसमें, चैप्टर नंबर जो भी था ये 4-5। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। ये आपको इसमें इसीलिए रखे हैं कि ये आपका अलग क्वेश्चन है, लेकिन है इसी चैप्टर से। अब इसको हम यहाँ पे रख दिए हैं कि बताइए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, डिफिशियंसी। तो देखिए प्रोटीन मल न्यूट्रिशन हैपन, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन तब होता है व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन फ्रॉम फूड। जब हम अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना लें तब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन कुपोषण तब होता है जब शरीर को भोजन से प्राप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता, ठीक है। इट इज कॉमन इन चिल्ड्रन, या बच्चों में बहुत कॉमन है, स्पेशली इन पुअर या डेवलपिंग कंट्री, या बच्चों में अधिक सामान्य है विशेष रूप से गरीब या विकासशील देशों में, ठीक। चलिए, सबसे पहला बीमारी, इसको कई बार बता चुके हैं, क्वाशरकोर। क्वाशरकोर जो होता है ये क्या होता है? सर्व प्रोटीन डिफिशियंसी, गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इवन इफ कैलोरीज आर सफिशियंट, ठीक है, भले ही कैलोरी पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन प्रोटीन की कमी है तो एक बीमारी होगा जिसका नाम है क्वाशरकोर, ठीक। इट यूजली अकर इन चिल्ड्रन, जब बच्चों में पाया जाता है आफ्टर वीनिंग, मतलब कि स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट फीडिंग माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देती है तब ऐसा देखा गया है, ठीक है। क्वाशरकोर गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, भले ही कैलोरी पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो। यह आमतौर पर बच्चों को दूध छुड़ाने, स्तनपान बंद करने के बाद होता है, ठीक है। चलिए, बेसिक इसके बारे में पता होगा। सिम्टम्स की बात करें क्वाशरकोर का तो इंक्लूड स्वलन वेला, मतलब एडिमा, मतलब सूजन, ठीक है। सॉलन वेली कहते हैं उसे, जिसको एडिमा सूजन कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं मसल थिनिंग, मसल्स बहुत पतला हो जाता है। स्किन एंड हेयर चेंज, मतलब त्वचा और बाल भी बदलाव आ जाते हैं। स्टैंड ग्रोथ, ग्रोथ भी रुक जाता है। एंड वीक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। क्या बताए? क्वाशरकोर के लक्षणों में सूजा हुआ पेट, जिसको एडिमा कहते हैं, सूजन, मांसपेशियों का पतला होना, त्वचा और बालों में परिवर्तन, वृद्धि का रुकना और कमजोर परीक्षा शामिल है। ओके, ध्यान रखिएगा, बस यही आपको बताना था क्या है आपका, कौन सा बीमारी होती है, क्वाशरकोर होती है, उसके बारे में आप सिम्टम्स भी बता दिए। सेकेंड आपका है मिरासमस, दूसरा आपका क्या है? मिरासमस। पहला आपका क्या था? क्वाशरकोर। मिरासमस क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ बोथ प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है एक और रोग जिसका नाम है मिरासमस, ठीक है। मिरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। इट जनरली अफेक्ट इन्फेंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इट जनरली अफेक्ट इन्फेंट, इट जनरली अफेक्ट इन्फेंट मतलब ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। ये 1 वर्ष से कम आयु, मतलब इन्फेंट मतलब होता है 1 वर्ष से जो कम होते हैं, 0 से 1 ईयर, तो 1 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करता है ये आपका मिरासमस। सिम्टम्स क्या है मिरासमस के? एक्सट्रीम वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस, ठीक है। अत्यधिक वजन कम होना, एक्सट्रीम वेट लॉस, अत्यधिक वजन कम होना। मसल्स एंड फेट वेस्टिंग, मसल्स और वेट मतलब बहुत ज्यादा फेट वेस्ट हो जाते हैं, मतलब पतला हो जाता है इंसान, ठीक है, बच्चे जो होता है। व्रिंकलेट स्किन का मतलब चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। टायर्डनेस मतलब थका हुआ फील करते हैं। एब्सेंस ऑफ फैट, फैट की कमी हो जाती है उनके बॉडी में, अंडर द स्किन, उनकी स्किन में फैट की कमी हो जाती है। ओके, तो ये 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, शिशुओं को। मेरास्मस के लक्षण में अत्यधिक वजन कम होना, मांसपेशियों और वसा के क्षय, पतली और झुर्रीदार त्वचा, थकान और त्वचा के नीचे वसा का अभाव शामिल है। ये सारे मिरासमस के सिम्टम्स हैं। मिरासमस आपका जो बीमारी, मिरासमस जो बीमारी है ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। क्वाशरकोर ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए, दोनों बीमारी को आप जान चुके हैं, बस इतना ही सफिशियंट है। क्या यहां तक समझ में आया?
अच्छा, कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। बोथ कंडीशन आर डेंजरस एंड कैन लीड टू द डेथ इफ अनट्रीटेड। दोनों कंडीशन, चाहे क्वार्टर हो चाहे मेरास्मस हो, दोनों बहुत खतरनाक है अगर उन्हें सही तरीके पे ट्रीट नहीं किया गया तो। ठीक है। बैलेंस डाइट विद प्रोटीन रिच फूड लाइक मिल्क, एग एंड पल्स हेल्प इन प्रिवेंशन। बैलेंस डाइट विथ प्रोटीन मतलब अगर सही आहार लिया जाए, संतुलित आहार लिया जाए, ठीक है, ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन शामिल हो, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गए, ये सब को मतलब कैंसर को और ये मेरास्मस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। ट्रीटमेंट अगर कहें तो ट्रीटमेंट इंक्लूड प्रॉपर न्यूट्रिशन, पूरी तरीके से न्यूट्रिशन पे फोकस करना, मेडिकल अटेंशन एंड अवेयरनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोनों स्थितियां बहुत खराब हैं, यदि उपचार ना किया जाए तो मृत्यु का कारण बन सकती हैं। दूध, अंडे, दालों जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के संतुलित आहार इनके रोकथाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, सहायक होते हैं। उपचार में उचित पोषण, चिकित्सकीय देखभाल और जागरूकता शामिल है। तो बस और अच्छे तरीके से आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है, डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या है, तो 2 याद रखिएगा, मेरास्मस और क्वाशरकोर्स। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं ये आज मेरास्मस, तो आप डायग्राम तो बनाना नहीं है, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं 1 साल से, हम बहुत बार इन बच्चों से मुलाकात उनका करा चुके हैं, मिले हैं ना आप इनसे, बहुत बार मिल चुके होंगे, आज एक बार फिर आपको मिला दिए। अभी हम यूट्यूब पे भी मतलब देखेंगे, कभी ना कभी मिलाते रहते हैं। इन बच्चों को मत भूलिएगा, इनको एक क्वाशरकोर और मेरास्मस ध्यान रखिएगा, दोनों प्रोटीन की कमी की वजह से होता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख लिए। तो यहां तक का क्लियर हो गया हो तो कंफर्म कर दीजिए, जहां तक क्लियर हो गया हो तो कंफर्म कर दीजिए एक बार। चलिए, ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्लास लेंथी हो गया, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जिसको आपको पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको हम कल कराएंगे क्योंकि क्लास एक क्लास में काफी लंबा हो जा रहा है, बाकी क्लास में देखेंगे छोटा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप पढ़ के आइएगा, बाकी हम जल्दी कवर कराएंगे, सरसरी निगाह से आप देख के आइएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर बताना है डीएनए का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीवाईक्यू में करा चुके हैं, आप देखिएगा। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा, जल्दी समझ में आएगा, बाकी कल हम सरसरी निगाह से इसको भी करा देंगे और एक क्वेश्चन और करा देंगे। तो 6वां क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड है, प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस के बारे में है और डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि डिस्कस इन ब्रीफ, या फिर ब्रीफ, या फिर पूछ देगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ब्रैकेट में लिख देगा, ब्रैकेट में लिख देगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार आपसे डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ लेगा। यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाइएगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल के हिसाब से बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन को एक बार देख करके आइएगा, फिर बहुत अच्छे तरीके से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, जल्दी कवर हो जाएगा अगर आप देख के आएंगे तो। क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं, कहाँ पढ़ा है, शायद 2025 के या 2024 के या 2025 के पेपर में शायद करवाए हैं। पीआईक्यू सीरीज जो चल रहा था यूट्यूब पे, आप देखिएगा 2025 के पेपर में शायद करवा चुके हैं, पूरा अच्छे से करवाए हैं, तो आप जरूर देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ बदला नहीं है। ठीक है, तो इसको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी कवर करेंगे और भी 7वां क्वेश्चन कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है, जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि भी इसके हमको 50 शॉर्ट क्वेश्चन लेके आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 50 लेके आने हैं, तो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है 50 क्वेश्चन। तो पहले आप लॉन्ग कवर करिए, फिर शॉर्ट लेके आइए जल्दी जल्दी। ठीक है, देखते हैं 15 तारीख तक खत्म हो पाता है कि नहीं, बाकी कोशिश पूरी है। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए।